हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन राइट्स के बारे में, यानी कि मानवाधिकार के बारे में। तो आज हम इसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकार क्या है, सोर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकारों के स्रोत, वेयर आर ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर्स यानी कि मानवाधिकार कहाँ कहाँ घोषित हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों के उद्देश्य, काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों के प्रकार, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकारों की अवधारणा। इस वीडियो में मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार ह्यूमन राइट्स के एग्जाम में, और इंपॉर्टेंट डिफिनेशन भी बताइए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ये मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स क्या हैं? किसी भी इंसान को ज़िंदगी यानी कि लाइफ जीने का अधिकार है, आज़ादी के साथ, बराबरी के साथ और सम्मान के साथ यानी कि डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार जो है मानवाधिकार के अंतर्गत आएगा। यानी कि हर एक इंसान को फ्रीडम, इक्वालिटी और डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। ये जो अधिकार है ये मानवाधिकार कहलाते हैं। हर एक इंसान को उसके अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ तक के पेड़ों के, जानवरों के भी अधिकार होते हैं, पर वो अपने अधिकार मांग नहीं सकते हैं। लेकिन अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, मानव है, तब भी उसको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है, तो फिर वो पेड़ और जानवरों के ही समान है। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो हैं राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस। यानी कि किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी जो है आज़ादी के साथ, बराबरी के साथ और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। हर एक इंसान को शान से, आन से, मान से, सम्मान के साथ, इक्वालिटी के साथ ज़िंदगी जीने का अधिकार है। अगर कोई इसको छीनना चाहता है तो वो मानवाधिकार के विरुद्ध तो है ही, लेकिन वो भारतीय संविधान के भी विरुद्ध है, क्योंकि भारतीय संविधान मानवाधिकारों की न सिर्फ गारंटी देता है बल्कि इसे तोड़ने वालों को सज़ा देता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं डिफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकारों की परिभाषा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में आपको इसको ज़रूर लिखना है। तो ये डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 यानी कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2D के अनुसार ह्यूमन राइट्स मीन्स द राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। यानी कि जो मानवाधिकार है वो संबंधित है जीवन से, स्वतंत्रता से, समानता से और व्यक्ति की गरिमा से, यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी से। तो इस डिफिनेशन में आगे लिखा है कि मानवाधिकार किसे कहा जाएगा भारत में। इसमें लिखा है कि गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि जो अधिकार इसमें दिए गए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत गारंटीड होना चाहिए, जो कि दिए गए हैं भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में। भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि भारत के संविधान में पार्ट 3 और पार्ट 4 में मानवाधिकारों को शामिल करा गया है, यानी कि ह्यूमन राइट्स को शामिल करा गया है। यानी कि जो ह्यूमन राइट्स है वो गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि भारतीय संविधान द्वारा गारंटीड है। तो डिफिनेशन में लिखा है गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैंने आपको बताया। आगे लिखा है और इम्बोडीड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रस्विंदाओं में सम्मिलित हो। अब ये इंटरनेशनल कोवेनेंट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रस्विंदा क्या है? इंटरनेशनल कोवेनेंट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रस्विंदा को हम इजी लैंग्वेज में समझें, इजी लैंग्वेज में कहे तो ये एक प्रकार का इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स है। जब किसी राइट्स पर, किसी अधिकार पर एक से अधिक देश सहमति जता देते हैं तो वो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स का पार्ट बन जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रस्विंदा का पार्ट बन जाता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रस्विंदा है, इंटरनेशनल कोवेनेंट्स है, ये ह्यूमन राइट का सोर्स भी है, यानी कि मानवाधिकारों का स्रोत भी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ह्यूमन राइट्स के सोर्स क्या हैं, मानवाधिकारों के स्रोत क्या हैं। तो उसमें से एक जो सोर्स है वो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रस्विंदा भी है। इस डिफिनेशन में आगे लिखा है एंड इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया, यानी कि मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स उसी को कहा जाएगा जो भारत में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हो, यानी कि इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया। इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट यानी कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय का मतलब हुआ कि उन अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता हो, न्यायालय द्वारा मांगा जा सकता हो, यानी कोर्ट में उनको मांग सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट यानी कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की जो डिफिनेशन है वो मानवाधिकारों के बारे में 3 पॉइंट बताती है। पहला पॉइंट है गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान द्वारा गारंटीड हो, जो कि मानवाधिकारों को गारंटीड करा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 और पार्ट 4 में। दूसरा पॉइंट है इम्बोडीड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रस्विंदाओं में सम्मिलित हो।
यानी कि वो अधिकार भी ह्यूमन राइट्स माने जाएंगे जो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिसंविधाओं में सम्मिलित हो। और तीसरा पॉइंट है भारत के न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हो, यानी कि इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया। इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट यानी कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय का मतलब हुआ कि उन अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता हो, न्यायालय द्वारा मांगा जा सकता हो, यानी कोर्ट में उनको मांग सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों को और आसानी से समझने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में मानवाधिकारों को 3 पॉइंट में परिभाषित करा है, यानी कि 3 पॉइंट में डिफाइन करा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों के बारे में जो पहला पॉइंट बताया है अपने जजमेंट में वो है इनहेरेंट, अंतर्निहित। अब ये इनहेरेंट क्या होता है, यानी कि जन्म से ही है, यानी कि पहले से ही मौजूद है। जब कोई इंसान जन्म लेता है तभी से वो मानवाधिकार उसके शुरू हो जाते हैं। जैसे ही कोई इंसान पैदा होता है, जन्म लेता है, वहीं से उसको अधिकार मिल जाते हैं। यानी कि जो ह्यूमन राइट्स है उसको नेचर से प्राप्त है, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, मानवाधिकार होते हैं, वो प्राकृतिक रूप से मानव को प्राप्त होते हैं। तो पहला तो हो गया इनहेरेंट, अंतर्निहित। तो दूसरा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया वो था नॉन चेंजेबल, यानी कि जो मानवाधिकार है वो नॉन चेंजेबल है, अपरिवर्तनीय है। यानी कि मानवाधिकारों को परिवर्तन नहीं करा जा सकता, चेंज नहीं करा जा सकता, किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं करी जा सकती उसमें। तीसरा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया वो था नॉन ट्रांसफरेबल, अनंतरणीय। यानी कि मानवाधिकारों को, ह्यूमन राइट्स को जो है ट्रांसफ़र नहीं करा जा सकता है। यानी कि ह्यूमन राइट्स को, मानवाधिकारों को किसी को ट्रांसफ़र नहीं करा जा सकता है, उसका हस्तांतरण नहीं हो सकता है। यानी कि मानवाधिकारों में किसी तरह का ना कोई चेंज करा जा सकता है, ना उसको कोई ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन में इसको रेस्ट्रिक्ट करा जा सकता है, यानी कि रोका जा सकता है। कोई इंसान कोई लॉ तोड़ता है, कोई कानून तोड़ता है, या फिर नेशनल सिक्योरिटीज़ यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी हो रोकना। तो अब आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार क्या है। मानवाधिकार इंसान को इंसान होने की वजह से प्राप्त होते हैं। ये अधिकार व्यक्ति को जन्म से ही बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, मानवाधिकारों से ही एक इंसान अपना जीवन डिग्निटी के साथ बिता सकता है, सम्मान के साथ, शान के साथ। उसके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, कोई उसे गुलाम बना के ना रखे, वो सम्मान के साथ आज़ादी से अपना जीवन बिता सके। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार और मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। तो मानवाधिकार और मूल अधिकार में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। जो ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार जो हैं, उसे भारतीय संविधान में मूल अधिकार, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है, कहा गया है। भारत के संविधान में मानवाधिकारों को पार्ट 3 में रखा गया है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। यानी कि ह्यूमन राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में रखा गया है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, हर एक इंसान को इक्वलिटी का अधिकार है, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक दिए गए। हर एक व्यक्ति को आज़ादी के साथ रहने का अधिकार है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक दिए गए, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हर एक इंसान को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो आज़ादी के साथ अपना धर्म मान सकता है। आगे है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कि संस्कृति और शिक्षा से समृद्ध अधिकार। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 से 35 के बीच में दिए गए। तो ऐसे ही जो भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं, ये मानवाधिकार भी कहलाते हैं। और जो ह्यूमन राइट्स हैं, मानवाधिकार हैं, वो भारत के संविधान के पार्ट 4 में भी दिए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक दिए गए हैं। इसमें भी ह्यूमन राइट्स को मेंशन करा गया है। मानवाधिकारों का कहीं भी उल्लंघन होता है, कहीं भी वॉल्यूशन होता है, तो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। भारत में कहीं भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो मानवाधिकार आयोग इसका संज्ञान लेता है। यानी कि कहीं भी ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन होगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी और उसको सज़ा दी जाएगी। तो आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि ऊंची जाति द्वारा नीची जाति के लोगों को मारा जा रहा है, उनको सम्मान के साथ जीने नहीं दिया जा रहा है, या धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो इन कंडीशन में भी मानवाधिकार आयोग संज्ञान लेते हैं और उन पर कार्रवाई करते हैं। तो उसके खिलाफ जो है मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन संज्ञान ले सकता है।
तो भारत में मानवाधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए मानवाधिकार आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ये जो संस्थाएं हैं, कहीं भी वर्ल्ड में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन होता है, तो ये संस्थाएं जो हैं कॉग्निजेंस लेती हैं, संज्ञान लेती हैं। तो अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकारों के स्रोत क्या हैं। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स कहाँ कहाँ से मिले हैं और कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे सोर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको ध्यान से लर्न करिएगा, ध्यान से समझिएगा। यूँ तो ह्यूमन राइट्स के कई सोर्स हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कन्वेंट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पसविंदा, इंटरनेशनल कस्टम्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रिवाज, जुडिशियल डिसीजंस यानी कि न्यायिक निर्णय, ह्यूमन राइट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यानी कि मानवाधिकारों के आधिकारिक दस्तावेज। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है ह्यूमन राइट्स के लिए, मानवाधिकारों के लिए, वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। तो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन क्या है, यानी कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा क्या है। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक संविधान होता है, यानी कि उसमें रूल्स लिखे होते हैं, आर्टिकल लिखे होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 68 के अंतर्गत, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो संविधान है उसके आर्टिकल 68 के अंतर्गत, यूएनओ के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 68 के अंतर्गत जो है एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल यानी कि विश्व मानवाधिकार परिषद का गठन करा गया। तो इस परिषद ने, इस काउंसिल ने जो है एक डिक्लेरेशन बनाया, यानी कि एक घोषणा बनाई। तो इस काउंसिल ने, इस परिषद ने जो है एक डिक्लेरेशन बनाया, यानी कि एक डॉक्यूमेंट्स बनाया। उसमें जो है ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकारों को लिखा गया कि क्या क्या मानवाधिकार होना चाहिए। कई कंट्रीज़ ने ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन था, घोषणा थी, इसमें अपनी अपनी राय रखी। तो इस घोषणा में, इस डिक्लेरेशन में जो है ह्यूमन राइट्स को मेंशन करा गया, ह्यूमन राइट्स को लिखा गया कि क्या क्या ह्यूमन राइट्स होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर। तो इस डिक्लेरेशन में, इस घोषणा में जो है ह्यूमन राइट्स को लिखा गया। 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा यानी कि जनरल असेंबली द्वारा इसको अपना लिया गया था। ये कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। तो इस घोषणा को जो है 10 दिसंबर को अपनाया गया था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली द्वारा। तो इसलिए जो है 10 दिसंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ह्यूमन राइट्स के लिए, और इसीलिए जो है 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे बनाया जाता है। तो जो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है यानी कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मानवाधिकारों के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने जब इसे अपनाया, क्योंकि इसी से जो है ह्यूमन राइट्स को पहचान मिली विश्व स्तर पर। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में जो है 30 अनुच्छेद यानी कि 30 आर्टिकल का प्रावधान करा गया। इन 30 आर्टिकल्स में अलग अलग मानवाधिकारों को डिफाइन करा गया है, यानी कि इस डिक्लेरेशन से जो है 30 आर्टिकल्स बने, इस आर्टिकल्स में ह्यूमन राइट्स को रखा गया। तो इस डिक्लेरेशन में, इस घोषणा में जो मानवाधिकार हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जो इसका आर्टिकल 1 है यानी कि अनुच्छेद 1 है, वो कहता है राइट टू इक्वलिटी यानी कि सबको समानता का अधिकार है। आर्टिकल 2 राइट टू फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह के भेदभाव से आज़ादी का अधिकार। राइट टू लाइफ, लिबर्टी, पर्सनल सिक्योरिटी, तो जीने का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, निजी सुरक्षा का अधिकार। ऐसे ही इस डिक्लेरेशन के, इस घोषणा के 30 आर्टिकल्स हैं, 30 अनुच्छेद हैं जिसमें अलग अलग राइट्स दिए गए हैं। तो आप समझ गए होंगे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका एक संविधान है जिसके अंदर 30 अनुच्छेद हैं, 30 आर्टिकल्स हैं, उसमें अलग अलग मानवाधिकार दिए गए हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 30 आर्टिकल्स, इस डिक्लेरेशन में जो राइट्स दिए गए हैं वो भारतीय संविधान में भी मिलते हैं। इसलिए भारत में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को एक ही माना जाता है। तो सोर्सेस ऑफ ह्यूमन राइट्स में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है मानवाधिकारों के लिए। इससे जो है मानवाधिकारों को, ह्यूमन राइट्स को पहचान मिली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अलग अलग भी पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है अलग से, इसको अलग से भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो दूसरा ह्यूमन राइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है इंटरनेशनल कन्वेंट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पसविंदा, जो कि मैंने आपको अभी शॉर्ट में समझाया था, इसको भी हम समझते हैं।
मानवाधिकार जो है अंतर्राष्ट्रीय पसंदीदा यानी कि इंटरनेशनल कोवेनेंट से भी मिले। कई ऐसे ह्यूमन राइट्स थे, मानवाधिकार थे जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में नहीं आ पाए। तो देशों ने मानवाधिकारों को लागू करने के लिए इंटरनेशनल पसंदीदाएँ की। तो देशों ने ह्यूमन राइट्स को लागू करने के लिए जो है इंटरनेशनल कोवेनेंट्स भी की। जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा जो है 1965 में जो है 2 इंटरनेशनल कोवेनेंट्स करी गई। इस पसंदीदाओं में जो है कई ह्यूमन राइट्स को जोड़ा गया। यानी कि जो पहला सोर्स मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, इसमें जो मानवाधिकार शामिल नहीं हो पाए थे उनको जो है इस कोवेनेंट से करा गया। इंटरनेशनल कोवेनेंट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पसंदीदा को हम इजी लैंग्वेज में समझें, इजी लैंग्वेज में कहे तो ये एक प्रकार का इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स है। जब किसी राइट्स पर, किसी अधिकार पर एक से अधिक देश सहमति जता देते हैं तो वो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स का पार्ट बन जाता है। 1965 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा जो है 2 इंटरनेशनल कोवेनेंट्स करी गई। पहली पसंदीदा थी यानी कि पहली कोवेनेंट्स थी सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट रिलेटेड कोवेनेंट्स, यानी कि सिविल अधिकार तथा राजनीतिक अधिकार संबंधी पसंदीदा। दूसरी थी इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स एंड कल्चरल राइट्स रिलेटेड कोवेनेंट्स, यानी कि आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार तथा सांस्कृतिक अधिकार संबंधी पसंदीदा। तो ये जो पसंदीदा यानी कि जो कोवेनेंट्स थी, इसको कई देशों ने लागू करा। तो इन पसंदीदाओं यानी कि इन कोवेनेंट्स पे जो है जो अधिकार दिए गए, जो ह्यूमन राइट्स मेंशन करे गए, तो इन कोवेनेंट्स पर, इन पसंदीदाओं पर काफ़ी बहस विचार हुई। कई देशों ने इन कोवेनेंट्स पर अपना समर्थन दे दिया और कई देशों ने अपना समर्थन जो है काफ़ी बाद में दिया। कई देशों ने अपना समर्थन जो है काफ़ी बाद में 1981 तक दिया। यह बड़े गर्व की बात है, भारत भी इन पसंदीदाओं कोवेनेंट्स का जो है फेवर में था, यानी कि पक्ष में था। जो देशों ने इन पसंदीदाओं कोवेनेंट्स को अपनाया उनको जो है इसके प्रोविजंस अपने देशों में लागू करना होंगे, इनका पालन करना होगा। क्योंकि इंडिया ने भी कोवेनेंट्स की थी, तो इसलिए इसके प्रोविजंस को लागू करना भारत का उत्तरदायित्व था, भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इन कोवेनेंट्स के लिए ही भारत ने जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 पारित करा था। तो 1965 में जो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स हुई थी, उसको करने के बाद जो है भारत ने मानवाधिकारों के लिए काम करना शुरू कर दिया। भारत ने 1993 में ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करा। उसके बाद जो है ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि मानवाधिकार आयोग का गठन करा। तो ये देशों पर डिपेंड होता है कि वो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स का फेवर करें या ना करें। अगर वो फेवर करती हैं, सहमति जताती हैं, तो उन देशों को जो है कोवेनेंट्स के प्रोविजंस का पालन करना कंपल्सिव होता है, बाध्यकारी होता है। ह्यूमन राइट्स के लिए कई इंटरनेशनल कोवेनेंट्स हो चुके हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पसंदीदा हो चुकी हैं। और भी सोर्स हैं ह्यूमन राइट्स के जो हैं इंटरनेशनल कस्टम्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज। ये देखा गया कि कोई ऐसे कस्टम्स हैं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय रिवाज हैं जो मानवाधिकारों के लिए अच्छे हैं, जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छे हैं। तो उन कस्टम्स को, उन रिवाजों को भी जो है मानवाधिकारों के तौर पर अपना लिया गया। तो इसलिए जो है इंटरनेशनल कस्टम्स, अंतर्राष्ट्रीय रिवाज भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना गया ह्यूमन राइट्स के लिए। नेक्स्ट है जुडिशियल डिसीजन, यानी कि न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है ह्यूमन राइट्स के लिए। तो जो कोर्ट द्वारा जजमेंट दिए गए ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, उनको जो है मानवाधिकारों में शामिल कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट जो है जजमेंट देता है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, कोई नया राइट्स देता है, कोई नया अधिकार देता है, तो उसको जो है ह्यूमन राइट्स में शामिल कर लिया जाता है। तो जितने भी न्यायिक निर्णय यानी कि जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, वो एक तरह से अपडेटर की तरह काम करते हैं, यानी कि ह्यूमन राइट्स को अपडेट करते रहते हैं। कभी कोई जजमेंट आ गया ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो वो जो जजमेंट में जो राइट्स दिया जाता है वो ऐड हो जाता है ह्यूमन राइट्स में, उसको कानूनी रूप से मान्यता मिल जाती है। तो जुडिशियल डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है ह्यूमन राइट्स के लिए। नेक्स्ट सोर्स है ह्यूमन राइट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मानवाधिकारों के आधिकारिक दस्तावेज। मानवाधिकारों के आधिकारिक दस्तावेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है ह्यूमन राइट्स के लिए। जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, चाहे इंडिया में हो गए, चाहे आउट ऑफ इंडिया हो गए, इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट्स हो गए, यूनाइटेड नेशन चार्टर यानी कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। तो ये थे सोर्सेस ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकारों के स्रोत।
तो इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों के प्रकार, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की अवधारणा। ये सब जो टॉपिक हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, क्योंकि जब भी मैं लॉ से रिलेटेड कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।